हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 13 मई 2023 का एडिटोरियल एनालिसिस बाकी है, तो मैं वही कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। काफ़ी शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो रहेगा क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने कई बार डिस्कस कर रखे पहले। फिर भी मैं उसका एक जिस्ट समझा दूँगा आपको, और जो नए टॉपिक्स है उससे भी थोड़ा अच्छे से समझा दूँगा मैं आपको। पहले तो ये है कि हम इधर टोटल 5 एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। 4 तो मतलब एकदम ही देखा हुआ है, और ये वाला जो मतलब 4 थोड़े नए हैं, और एक ये तो है, ये कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। पहला ट्यूटोरियल एसयूवीज हाइट ऑफ सेल्स बट अनफैशनेबल। ये बेसिकली ये फोकस कर रहा है कि एसयूवी के सेल वगैरह के बारे में, कि भाई एसयूवी कितना ट्रेंड में अभी आ चुका है इंडिया में, और कितना अच्छे से चल रहा है। ह्यूमन टच फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक एआई के ऊपर है, एआई और मशीन लर्निंग के ऊपर है। फिर उसके बाद यस दे कैन इन कैलिफोर्निया। तो ये ना एक आर्टिकल जो है वो इसके ऊपर है, मतलब दलित का, जो भी आपने सुना होगा। हाल फिलहाल में जो एक केस हुआ कि एक दलित एम्प्लॉय ने अपने सीनियर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि क्योंकि मैं दलित हूँ मुझे प्रमोट नहीं कर रहे, ऐसा वैसा करके। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ गया। तो ये फर्स्ट टाइम ही हुआ होगा यूएस में कि ऐसा भाई, कि दलित के मतलब जाति के नाम पे, कास्ट के नाम पे यूएस में केस हुआ ये चीज़। फिर एक आर्टिकल है फ्लाइट ऑफ एयरक्राफ्ट लीजिंग फर्म्स। ये काफ़ी छोटा आर्टिकल है, मैं इसे अभी डिस्कस कर देता हूँ। ये वही है जो हम कितने दिन से डिस्कस करते आ रहे हैं कि भाई जो एयरक्राफ्ट लीजिंग फर्म्स है वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इंडिया के एनसीएलटी के स्टेप से, कि भाई उन्होंने, उनका ये कहना है कि भाई अगर गो एयर जिसको आपने इंश्योरेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए एडमिट कर लिया, अगर आप ऐसे सारे करते जाओगे तो हमारा कंट्रोल चल जाता है उससे, लीजिंग से, और फिर हम मतलब अपने मुताबिक उसे लीज़ को कैंसिल करके एयरक्राफ्ट को वापस नहीं लेके आ सकते, क्योंकि फिर हमें कंप्लाइंसेस वो अलाउ नहीं करते हैं। और एक हमने बताया था सीटीसी केप टाउन कन्वेंशन के बारे में, कि भाई इंडिया उसका सिग्नेटरी है तो सही, बट पार्लियामेंट ने उसको अभी तक रेटिफाई नहीं किया। 2018 में इंडिया उसे साइन किया था। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ईज़ ऑफ लीजिंग नहीं हो पा रहा है इंडिया में। तो एयरक्राफ्ट कंपनीज थोड़े से अब थोड़े स्केप्टिकल हो रहे हैं। कई अब अगर ऐसा ही इमेज रहा इंडिया का ग्लोबल उस पर, तो एयरक्राफ्ट के जो बड़े बड़े कंपनी जो लीज़ पे डाल रहे हैं इंडिया में, वो हो सकता है थोड़ा कम कर दे अपना लीजिंग। इससे क्या होगा, ओवरऑल इंडिया के जो एयरलाइन इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बस ये ऑलमोस्ट यही है इस आर्टिकल के जिस्ट। फिर उन्होंने कुछ कुछ जैसे स्टेप्स समझाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कर सकता है, एनसीएलटी जो है उसे एडमिट नहीं करना चाहिए, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ा प्रोएक्टिव रिस्पांस लेके आ सकता है ये सब चीज़ों को लेके जब प्रॉब्लम जा रहा है, वगैरह वगैरह। अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी हुई है। व्हेन अ हेडलाइन इज़ रेड मीट, ये बेसिकली ये चीज़ है कि इंडिया चाइना, वही इंडिया यूएस के रिलेशंस और इंडिया चाइना के रिलेशंस। एक्चुअली ये एक मेन हेडलाइन को कोट कर रहा है कि जो कि आया था कि अमेरिकाज बैड बेट ऑन इंडिया, न्यू दिल्ली वोंट साइड विथ वाशिंगटन अगेंस्ट बीजिंग। तो ये आर्टिकल जो लिखा गया था वो एशले जी जो लिखे थे, डिपार्टमेंट सीनियर एडवाइज़र है वो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के। तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था। उन्होंने, उनका ये आर्टिकल का इनफैक्ट हेडलाइन था। तो इसी चीज़ के ऊपर एक आर्टिकल दिया गया कि भाई इंडिया क्यों, क्या डिप्लोमेसी के हिसाब से खेल रहा है यूएस और चाइना के बीच में, और क्या करना चाहिए इंडिया को इस सब चीज़ को लेकर। तो बस ये 5 आर्टिकल्स जो है ये हम लोग डिस्कस किए हैं, करेंगे आज। इसमें से एक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, बाकी 4 करूँगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसा चल लग रहा है। दोस्तों मेहनत काफ़ी लगती है सब सीरीज़ बनाने में। पहले अपने न्यूज़ को गो थ्रू करो, थोड़ा उसे सिंप्लीफाई करो, एंड देन वीडियोस रिकॉर्ड करो, अपलोड करो। कई बार ऐसा होता है कि भाई रिकॉर्ड करते करते बीच में प्रॉब्लम आ जाता है, तो फिर वीडियो को वापस वहीं से पॉज करके रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो मेहनत काफ़ी लगती है, बस आपका सपोर्ट चाहिए ये सब चीज़ में, ताकि मैं और भी इस वीडियोस को बनाते रहूँ। और एक चीज़ कि भाई आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि मैं काफ़ी जेनरिक चीज़ें बताता हूँ जो कि आपको थोड़ा मार्केट समझने में, थोड़ा सा इकोनॉमी समझने में, थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स की डेवलपमेंट समझने में काम आएगा। मैं कहता हूँ कि ये सारे लोगों को ये सब चीज़ समझना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर यू आर डूइंग, इधर यू आर इन योर सर्विस, इधर यू आर परसिंग योर एजुकेशन, और वॉट एवर, इधर यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आपको सारे फील्ड में इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, और मैं उस हिसाब से न्यूज़ को कवर करता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को मैं जानता हूँ कि भाई काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगा, तो मैं जितना इन डेप्थ नॉलेज दे पाऊँ मैं सब देता हूँ उसमें, ताकि आपको टॉपिक का एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन भी मिले, और वो टॉपिक का कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज भी हो।
तो इसीलिए यही आपके बस ये चीज़ है कि आप वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। तो पहला आर्टिकल है एसयूवीज हाइट ऑफ सेल्स बट अनफैशनेबल। एक्चुअली इसमें ये चीज़ बताया गया है कि एसयूवी के जो मार्केट है इंडिया में, वो इंडिया का लगभग 50% के आसपास आप समझ के रखो कि मार्केट शेयर है। 46% के आसपास मार्केट शेयर है ग्लोबली, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबली। और इसमें हो क्या रहा है कि भाई इंडिया में भी अगर हम देखें तो 4 मिलियन पैसेंजर व्हीकल्स सेल हुआ था पिछले 2022-23 में, और एसयूवीज़ अगेन सबसे ज़्यादा उनका सेल हुआ था। तो ये एसयूवीज़ के सेल क्यों हो रहे हैं कि भाई ऐसा है कि भाई एसयूवी के सेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों को एसयूवीज़ पसंद आ रहे हैं, और एसयूवीज़ आजकल लोअर रेंज के एसयूवीज़ में आने लग गए जो कि आपको एसयूवी वाला फीलिंग भी दे रहे हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइप। तो इसमें ये है कि एसयूवी के तरफ लोग ज़्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, ऑथर ये बोल रहे हैं कि भाई आप जो कंज्यूमर को जो ये एसयूवीज़ वगैरह दे रहे हैं, तो एसयूवीज़ के एमिशन काफ़ी होते हैं। एसयूवीज़ में जब आप चलाते हो, एसयूवी को बनाने में एमिशन ज़्यादा होते हैं, मतलब जो उनके मेटल्स यूज़ होते हैं, जो उनके मटेरियल्स यूज़ होते हैं, तो उसे बनाने में तो खर्चा पड़ता है, उसे बनाने में तो हम रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि भाई इसीलिए सिर्फ एसयूवीज़ क्यों ले रहे हैं, हम क्यों नहीं एक हैचबैक टाइप का मॉडल ले, ऐसा। फिर उसके बाद ऑथर ये कह रहे हैं कि भाई ईवीज़ अगर आ जाएंगे एसयूवीज़ में, क्योंकि एसयूवी इतना ऑलरेडी फेमस हो चुका है, तो जो ईवी कंपनीज है वो भी एसयूवी में ईवी लेके आएंगे। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि भाई ईवी में भी अगर हम लेके आते हैं एसयूवी, सिर्फ एसयूवी में अगर हम स्टक हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि फिर वापस से मटेरियल वगैरह ये सब चीज़, अब अगर मान लो आप लिथियम आयन बैटरी अगर यूज़ करते हो, तो उसे बनाने में भी तो खर्चा पड़ेगा आपको, उसे बनाने में तो रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन है, मेटल्स यूज़ हो रहे हैं, अलॉय यूज़ हो रहे हैं, व्हील्स यूज़ हो रहे हैं, रबर यूज़ हो रहे हैं, सब जो यूज़ हो रहे हैं वो हमारा नेचुरल रिसोर्स का ही तो पार्ट है। तो ऑथर ये कह रहे हैं कि भाई ये सब चीज़ को बनाने में तो अपने को प्रॉब्लम तो जाएगा ही, तो सिर्फ एसयूवी पे स्टिक नहीं होना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए लोगों को। अ ह्यूमन टच फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आर्टिकल भी काफ़ी छोटा सा आर्टिकल है। इसमें ऑथर ने बेसिकली ये डिस्कस किया कि एआई को जो रेगुलेट कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, क्योंकि कई सारी चीज़ों में देखिए रेगुलेट एआई तो नहीं होगा, रेगुलेट तो ह्यूमन ही होंगे, राइट। तो उसमें ये चीज़ रहेगा कि भाई अगर आप ऐसे रेगुलेशन लेके आओगे जिसमें ह्यूमन का कंट्रोल नहीं है, और अगर आप उस चीज़ को कंट्रोल करने, मतलब उस चीज़ को ह्यूमन के द्वारा अगर आप कंट्रोल करना चाहोगे, तो उस चीज़ में प्रॉब्लम होगी, ह्यूमन की खुद की कोई गलती अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते हो आप। और दूसरी चीज़ ये बोल रहे हैं कि भाई एआई में सब चीज़ का ठीक है, बट कई ऐसे डिसीजन है जिसमें एआई, मतलब ह्यूमन जो है एआई को सुपरसीड करेगा, जैसे हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस। तो वो सब चीज़ों में अगेन, लेकिन वो फिर प्रॉब्लम ये है कि भाई उसमें ह्यूमन की अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऑथर ये कह रही कि काफ़ी कॉशियसली इंडिया एज इन पूरे वर्ल्ड को जो है रेगुलेट करना चाहिए, और अगर हम एआई को ज़्यादा रेगुलेट करेंगे तो एआई का डेवलपमेंट कम होगा। आपको पता है अभी ईयू के मेकर्स ने एआई को रेगुलेट करने के लिए लॉ लेके आए। आपको पता है इंडिया में भी अभी आज ही हमने न्यूज़ कवर किया था, हमारे न्यूज़ के पोर्शन में आप एक बार जाके चेक भी कर सकते हैं। हमारे न्यूज़ के जो 30 मई का जो मैंने न्यूज़ अपलोड किया, उसमें भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ने कहा है कि भाई एआई को हम रेगुलेट करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे लॉज लेके आएंगे। तो ऐसा है। फिर उसके बाद एक ये आर्टिकल येस दे कैन इन कैलिफोर्निया, इसमें बेसिकली ऑथर ने ये बताया है कि भाई एक ये जो आर्टिकल है इसमें ये चीज़ ऑथर ने बताया है कि भाई जो कैलिफोर्निया में जो अभी जो प्रॉब्लम हुआ था कि दलित के एक एम्प्लॉय को जो है उनको थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया गया था, एज इन उनका ये एलिगेशन कि भाई मेरा प्रमोशन वगैरह रोक दिया गया क्योंकि सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदूज जो है वो मेरे बॉसेज हैं, उन्होंने काफ़ी मिसबिहेव किया मेरे साथ। तो इसके खिलाफ एक केस भी रजिस्टर हुआ है, दैट वाज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि यूएस में कास्ट के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ। तो ये चीज़ को थोड़ा कर्ब करने के लिए यूएस में जो है, मतलब एक्चुअली सेइंग पहले ये था कि अगर इंडियंस अगर हर जगह जाते तो कास्ट का प्रॉब्लम पूरा वर्ल्ड प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एक सेइंग है। अम्बेडकर जी ने भी इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया है। फिर ऑथर कहते हैं कि भाई कई सारे हमारे बुक्स में भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि भाई कास्ट ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। जैसे अर्जुन को अगर महाभारत में कृष्ण जी ने समझाया है कि भाई तुम क्षत्रिय हो इसलिए लड़ोगे, तो वहाँ पे भी कास्ट का फैक्टर आ जाता है। तो ऐसे ही ऑथर कह रहे कि इधर उधर की बात है कि भाई कास्ट का चीज़ आज भी इंडिया में वैसे ही प्रॉब्लम है जैसे पहले था।
हमारे जो एंसेस्ट्रल बुक्स जो मनुस्मृति भी है उसमें भी कास्ट का प्रॉब्लम दिया गया था, जिसको लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी बीच में। तो ये चीज़ के लिए है। और अगेन ये आर्टिकल का जस्ट यही है कि कई, चाहे वो कोई भी बड़ी कंपनी हो, चाहे वो कोई भी बड़ी सिटी हो, अगर इंडियंस वहाँ पे जाएंगे तो कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस ही एक दूसरे के साथ करेंगे, और सो कॉल्ड अपर हिंदूज एक दूसरे के साथ करेंगे, एक दूसरे के साथ एज एन अपर हिंदू लोअर कास्ट के साथ करेंगे। लास्ट एक आर्टिकल है, इसको भी मैं जिसमें कवर कर लेता हूँ कि व्हेन ए हेडलाइन इज़ रेड मीट। इसमें बेसिकली ऑथर ने ये चीज़ बोला है कि भाई इंडिया और चाइना, मतलब ऑथर ने पहले तो ये चीज़ बोला है कि भाई जो हेडलाइन था एशले जी के द्वारा, जो कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन बताया था, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट सीनियर एडवाइज़र है, उनके द्वारा ये चीज़ बोला गया था कि भाई इंडिया कभी भी हेल्प करने नहीं आएगा अगर चाइना अटैक करता है ताइवान को, और इंडिया के ऊपर आप काउंट नहीं कर सकते, ऐसा उनका कहीं ना कहीं मीनिंग था। तो ये कहते हैं कि भाई ऑथर ये करके लोग अगर ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया चाइना के साथ लड़ने लगेगा जस्ट बिकॉज यूएस उस पर अटैक कर रहा है, तो लोग ये चीज़ गलत सोच रहे हैं। इंडिया कभी भी, और हमारा फॉरेन पॉलिसी एकदम क्लियर है, हम कभी भी किसी के पछड़े में नहीं पड़ेंगे। हमारा जो रिलेशन है कंट्री के साथ वो हमेशा चलते रहेगा, भले वर्ल्ड का उसके साथ कुछ भी हो। रशिया देख लीजिए, बेस्ट एग्जाम्पल है आज के टाइम में। रशिया का पूरे वर्ल्ड के साथ प्रॉब्लम हो रखा है, बट ना चाइना ने उसके साथ छोड़ा, ना इंडिया ने उसके साथ अपना रिलेशन छोड़ा। और इंडिया आज भी वही रिलेशन है। इंडिया ही इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जिससे वो रिलीफ दिया गया है कि आप ऑयल भी इंपोर्ट कर सकते हो, और इंडिया ऑयल रिफाइन करके भेज भी रहा है। इसके भी बारे में भी मैंने कल आपको न्यूज़ में कवर किया था। तो ऑल इन ऑल ये चीज़ है कि भाई इंडिया अपना फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी आइसोलेटेड रखता है, हर कंट्री के साथ रिलेशन को मर्ज नहीं करता कि भाई अगर मेरा इसके साथ ये है तो उसके साथ मैं मतलब अगर यूएस का चाइना के साथ प्रॉब्लम है तो इंडिया भी चाइना के साथ अपना प्रॉब्लम करेगा, ऐसा इंडिया नहीं कर सकता। इंडिया आइसोलेशन में बिलीव करता है। फिर उसके बाद आइसोलेशन एज इन जो रिलेशंस है उसमें आइसोलेशन होना चाहिए, किसी की और के पछड़े में हमें नहीं पड़ना। फिर उसके बाद ये कहता है कि भाई चाइना जो है, इंडिया को ये समझना चाहिए कि भाई आज यूक्रेन पे अगर वॉर हुआ है तो कल को चाइना भी इंडिया पे वॉर करेगा, तो कोई बचाने नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं होता। देखिए, वो एक अलग तरीके से इंडिया अपने डिप्लोमेसी के हिसाब से हैंडल करेगा। इंडिया चाहता भी नहीं है कि लोग ऑफिसर से सपोर्ट करें जहाँ पे जो चीज़ गलत है, जहाँ पे जो चीज़ सही है, बट इंडिया स्ट्रेट फॉरवर्डली किसी को बोल नहीं सकता ऐसे कि भाई रशिया को ये चीज़ नहीं बोल सकता कि तुम गलत हो सही हो। इंडिया का रशिया के साथ बहुत पुराना रिलेशन है, उसका रिसेंट डेवलपमेंट के कारण इंडिया अपने पास्ट को ये चीज़ नहीं भूल सकता। फिर यही सब बातें इधर उधर की किया ऑथर ने। और ऑथर का अगर कंक्लूजन अगर हम देखें तो पूरा ये बोलना चाह रहे हैं कि देखिए, अगर इतने बड़े बड़े जो राइटर्स है, अगर उनका जो टेलिस जो मैंने आपको बताया एशले टेलिस, उनका अगर ये व्यू पॉइंट है तो थोड़ा सा इंडिया को कॉशियस भी होना चाहिए इस चीज़ के लिए। इंडिया को पूरा इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ, इंडिया को उनको कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए कि भाई हमारा इंटरेस्ट खुद का है, और अगर हम जैसे कि मान लीजिए मतलब फॉरेन पॉलिसी में ये चीज़ है कि भाई आप अगर रशिया को सिर्फ यूएस को सपोर्ट करने के लिए रशिया से अगर आप ऑयल इंपोर्ट नहीं करोगे तो आपके भी तो लोग इधर भूखे मर रहे हैं, उनको ऑलरेडी इतना इन्फ्लेशन है, तो आप कहाँ से इतने बड़े पॉपुलेशन को संभालोगे। ये सब चीज़ इंडिया को समझाना पड़ेगा, यूएस को थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। अगर इतने बड़े बड़े टेलीज जैसे एडवाइज़र अगर ये चीज़ बोल सकते हैं तो इंडिया के लिए ये चीज़ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इंडिया को अपने ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी थोड़ा सा फोर फ्रंट पे लेके आना पड़ेगा यूएस के साथ। जैसे कि कल हमने बताया कि ट्रैक वन डिप्लोमेसी से इंडिया ज़्यादा बात कर रहा है यूएस से, ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी इंडिया को थोड़ा सा बैक सीट से फोर फ्रंट पे लेके आना पड़ेगा। बस यही है एडिटोरियल आज का। और तो कल मैं आपको न्यूज़ कवर करूँगा। कल तो वैसे भी संडे है तो एडिटोरियल आएगा नहीं, मैं आपको न्यूज़ कवर करूँगा। तो वीडियो एंड होने से पहले आप प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ये सब वीडियोज़ अगर मैं और लेके आता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर ज़रूर करें जो आपको लगता है कि भाई दोस्तों को कैसा लगेगा। अगर आपको तो मतलब अच्छा रहेगा कि अगर आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करेंगे तो उनके पास भी ये सिमिलर नॉलेज मिलेगा। दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिलीज, जिसके साथ भी आपको जो मन करे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।